to start our next session. Name of the session is Kavita Ghar, that is Hindi poetry. स्वागत है आप सभी का। सब थक गए हैं काफ़ी सुनते सुनते, लेकिन ऑडियंस चेंज हो रही है लगातार, तो आई होप ये सेशन आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये कविता की बात है, और जब ये कविता की बात है तो ये ज़िंदगी की बात है, और ज़िंदगी तो हम सबको चाहिए। तो हम ज़िंदगी की बात करेंगे, उस कविता में क्या क्या शेड्स हैं। हमारे साथ 3 बहुत ही खूबसूरत कवि हैं, और मैं बताऊं, इस सेशन को मैंने जिस तरह सोचा है, आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है कि मैं ख़ुद को मानती हूँ ज़िंदगी की कक्षा का विद्यार्थी, पहली कक्षा का विद्यार्थी, और यहाँ पे हैं शिक्षक। तो मैं वो सारे सवाल, मुझे जब ये मौका मिला कि आपको मॉडरेशन करना है, मुझे लगा कि ये तो बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है, और ये कैसे होगा, इतना सारा पढ़ना होगा। पढ़ा है, पर सारा पढ़ा हुआ हमेशा कम ही होता है। तो फिर मुझे बाद में ये लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है मेरे भीतर पल रहे तमाम सवालों को साझा करने का। और दो यहाँ पे शिक्षक हैं, एक अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी में हैं, और एक हिंदी में हैं, और कृष्ण कल्पित जी हैं, इन्होंने जर्नलिज़्म के बच्चों को भी पढ़ाया है, और डिफरेंट। तो इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ दूँ कि वो सारे सवाल, और मेरे भीतर जो सवाल है वो दरअसल आप सबके भी सवाल हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन में भी काम करती हूँ, जर्नलिज्म में भी काम किया, लोगों से मिलती हूँ, तो बहुत सारे सवाल टकराते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास सवाल है, जवाब नहीं। शायद आज कुछ जवाब मिले, है ना। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण कल्पित जी से, और पहला सवाल ही ऐसा है कुछ कि आपकी एक कविता का कुछ हिस्सा है ऐसा, एक लंबी कविता है जिसमें आप कवियों के भरोसे कुछ छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं कि कवियों को भरोसे मत छोड़ना इस दुनिया को। कभी आप मिस्त्रियों के भरोसे छोड़ते हैं, कभी आप कहते हैं ऊँट बचा लेगा, पर जबकि आप खुद कवि हैं, तो कवियों के भरोसे छोड़ने में दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो मैं अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर साहित्य महोत्सव प्रकृति की खूबसूरत वादियों में आयोजित किया। और कल से मैं देख रहा हूँ विभिन्न सत्र बड़े विचारोत्तेजक, बड़ी सांस्कृतिक गरिमा लिए हुए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कविता का सेशन 1 बजे होना था, लेकिन धीरे धीरे अब शाम हो चली है, तो शायद ठीक है, समय ढल रहा है, लेकिन अब कविता की बात अब होनी चाहिए। आपने जो सवाल पूछा वो मेरी कविताओं के ज़रिए सवाल पूछा कि आप कवि होकर के कवियों पर शंका क्यों करते हैं, या अपनी कला पर शंका क्यों करते हैं। देखिए कि ये तो पुरानी बहस है। प्लेटो तो देश निकाला कवियों को दे रहे थे, और दार्शनिकों का काम भी, जो दार्शनिक कवियों को देश का निकाला दे रहे थे, वो दार्शनिक भी तो कवि ही होते हैं, और क्या होते हैं दर्शन में, और कौन से 4 चांद लगे हुए होते हैं। तो ये एक लंबी बहस है कि कविता है क्या असल में। और जब मैं ये कहता हूँ कि कवियों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं, नष्ट होती पृथ्वी की बात करता हूँ मैं, कि ये लगातार ये पृथ्वी, ये धरती, ये हमारी ज़मीन है, ये नष्ट हो रही है, और हम एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जिसमें बड़े खतरे छुपे हुए हैं। तो मैं कामगारों पे भरोसा जताता हूँ, मैं मजदूरों पे भरोसा जताता हूँ, और उन कवियों पर तंज करता हूँ जो कॉफ़ी हाउस में राजधानियों में बैठ कर के और जनता के सरोकारों की बात करते हैं, और उनका जीवन और उनकी कविता उस मयार पर खरी नहीं उतरती है जिस विचार की वो बैठ कर के कॉफ़ी हाउस में या अपने विश्वविद्यालयों में बात करते हैं। तो ये तंज की बात है। अगर कविता पे मुझे शंका होती तो मैं कवि नहीं बनता। मैंने कवि बनना अगर चयन किया है तो ये मानकर ही किया है कि कविता एक ऐसी विधा नहीं है, ज्ञान है या विद्या है। कविता को यूरोपीय संप्रदाय कला मानता है, आर्ट ऑफ पोएट्री, जबकि मेरा कहना है कि कविता कला नहीं है। भारतीय मनीषा कविता को विद्या में परिगणित करती है। आर्ट और आर्टिफिशियल चीज़ अलग है। जो चीज़ों को लेकर के हम कलाएं पैदा करते हैं, ये कविता कला नहीं है। और वात्स्यायन ने जिन 64 कलाओं की गणना की है, उसमें भी कविता कला नहीं है, कविता पाठ की कला परिगणित की है।
कि कविता पाठ कला हो सकता है, कविता कला नहीं हो सकती। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, जो हिंदी कविता का संकट है या मेरी मतलब समकालीन कवियों से जो शिकायत है, और वो इसीलिए है कि हमारी हिंदी की समकालीन कविता एक बड़े संघर्ष से गुजरती रही है पिछले 50 वर्षों से, पिछले 60 वर्षों से। हम कभी पश्चिम की ओर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। तो कविता, न मुझे कवियों पे शंका है और न कविता पे शंका है, मुझे बुरे कवियों पे शंका है, बुरे कवियों से और बुरी कविता से मुझे डर लगता है, जिस बुरी कविता की आजकल बाढ़ की चपेट में पूरी दुनिया आई हुई है। क्योंकि कविता लिखना इतना आसान बना दिया गया है कि कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, तो वही कविता है। निकल आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो पंत जी कहते हैं कि आपकी पीड़ा ही कविता है, आपकी वेदना ही कविता है, आपका आंसू ही कविता है। तो सच्ची और जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं वही कविता है। उस कविता को बचाना, उस मासूमियत को बचाना, मनुष्य की उस करुणा को बचाना, ये कविता का काम है। जब ये बात आती है तो इसका मतलब एक तरीके की पीड़ा है, एक उलझन है, बेचैनी है कि कविता तो बचाने का काम है, अगर वो नहीं कर रही है तो फिर तब अब मिस्त्रियों के हवाले कर देना ज़्यादा बेहतर है, अगर कविता वो काम नहीं कर रही है। तो इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शिरीष जी से मुखातिब होती हूँ। शिरीष जी, बड़ी जिम्मेदारी की बात है कविता लिखना भी, कविता पढ़ना भी और कविता समझ लेना, क्योंकि वो डिकोडिंग का मसला नहीं है सिर्फ कि जो शब्द शब्द लिखा और अर्थ समझ लिया। कविता तो उसके बहुत दूर की बात भी करती है। आप कवि भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपके पास आते रहते हैं, लगातार आप पढ़ाते भी हैं। तो मैं अगर अपने एक अनुभव से इस सवाल को लाऊं कि जब मैं साहित्य की विद्यार्थी थी, कक्षा में पढ़ती थी, तो जो कविताएं मैं पहले ही कक्षा में जाने से पहले पढ़ लेती थी, सर्वेश्वर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ते हुए। लेकिन जब मैं क्लास में जाती थी और जब वो पढ़ाई जाती थी मुझे, तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी। मुझे लगता था ये कविता के संग क्या हो रहा है, मतलब मेरी प्रिय कविता, और ये क्यों ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो वो बात नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने फिर आगे लिटरेचर में परसों किया ही नहीं कि भाई मैं अपने कविता से या तो प्रेम बचाऊं या मैं डिग्री ले लूँ। तो मैंने कहा मैं प्रेम बचाऊंगी कविता के प्रति। तो ये जो बेचैनी है ये मुझे लगातार शिक्षा में काम करते हुए भी लगातार मुझे बेचैनी रहती है कि शिक्षक क्या करे कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं कविता को ठीक ठीक समझना, कविता के प्रति प्रेम और पढ़ना सीख पाए। क्योंकि पाठक भी तो है ना हमारे उसमें सामने कि भाई हम पढ़ लिख रहे हैं पर सामने वाला कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, उसके संग हम इंटरैक्ट तो कर पा रहे हैं। तो एक कवि अच्छा शिक्षक होता है क्या? शिक्षक को कविता की समझ कैसी हो, कैसे समझाएं? क्योंकि हम टीचर एजुकेशन के काम में हैं तो हमें भी ये बात कई बार आती है, टीचर पूछते हैं, टीचर को खुद नहीं समझ आ रहा, उसको उसका मर्म ही नहीं आ रहा है, तो कैसे पढ़ाएगा? तो ये बड़ा उलझन वाला सवाल है, आप कैसे डील करते हैं इसको? पहली बात तो अध्यापक होने की है, मेरे कुछ विद्यार्थी यहाँ भी हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो आदि विधा है, मतलब जब हम साहित्य कहते हैं तो सैकड़ों साल का साहित्य इसी आदि विधा में है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। लिखी क्यों जाए, मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि क्यों पढ़ें हम, आखिर क्या आवश्यकता है हमें साहित्य को पाठ्यक्रम में पढ़ने की, वैसे पढ़ने की, लेकिन उसके अलावा साहित्य को पाठ्यक्रम में क्यों देखा जाए? तो साहित्य का मैं सीधा सीधा संबंध मानता हूँ समाज से, हमारी सामाजिकी, हमारे लोग। ये बात बार बार मेरे लिखने में भी आती है कि हमारे लोग, वो लोग कौन हैं? जो साधारण जीवन जी रहे हैं, साधारण स्थितियों में जी रहे हैं और साधारण उलझनों में हैं, और उनके संघर्ष, उनकी समस्याएं। साहित्य अगर वो भले ही 2000 साल पहले लिखा गया हो, 2500 साल पहले लिखा गया हो, वो अपने समाज को अनिवार्यतः व्यक्त करता है। एक उदाहरण इसका ये हो सकता है कि आप ये देखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला है वो प्राकृत बोलती है, उसके संवाद संस्कृत में नहीं,
तो पता चलता है कि उस समय के समाज में स्त्री संस्कृत नहीं बोल सकती। तो साहित्य अगर सीधे सीधे नहीं कर रहा है, तब भी अपने रूपकों में, अपनी भाषा में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी संरचना में पूरी सामाजिकी को व्यक्त कर रहा होता है। वो सामाजिक जीवन है, उस समाज के जो लोग हैं, उस समय की राजनीति, उस समय की आर्थिकी और उस पूरे समाज का मनोविज्ञान। अब जो बात रही कि क्या मिस्त्रियों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, मजदूरों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, तो हाँ, हमसे बेहतर कर रहे हैं। हम लोग जो लिख रहे हैं, जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि मजबूरी में लिखता हूँ, ये मजबूरी मेरी है, मैं कुछ और नहीं हो पाता। वो लोग वाकई में ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो लोग फूल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बड़ी सी बड़ी अट्टालिकाएं जो लोग बनाते हैं, लेकिन जीवन भर उनमें रहने का स्वप्न भी नहीं देख पाते। हर सुंदर चीज़ उन्हीं लोगों ने बनाई है। उन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी तरह मैं जी भी नहीं सकता। मैं शायद उनके लिए लिख सकता हूँ, ये अलग बात है कि उनको कभी पता ना लगे कि मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। तो मैं अपनी बहुत सारी बेचैनी और इन चीज़ों के बीच में ये करता हूँ। और विद्यार्थियों से मेरा संवाद हमेशा यही होता है कि क्यों पढ़ें, लिखें तो बात की बात है, साहित्य की हमें आवश्यकता ही क्यों है? जो साहित्य हमें दिया गया है, जो हमारे पास है, वो हमारे लोगों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी सांस्कृतिक विरासतों के बारे में, और उसमें जो ऊपर नीचे हुआ है, उसमें जो अन्याय हुए हैं, जो अनाचार हुआ है, उसके बारे में हमें क्या बता पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और विवेक जी से पूछते हैं कि मेकिंग ऑफ पोएट क्या होता है? इसकी कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि हम आपको दे दें कि ये हो जाएगा तो कोई पोइट हो जाएगा, या मेकिंग ऑफ पोइट इट विल हैपन, है ना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये मेरे हिसाब से एक कांस्टेंट एवोल्यूशन होती है। ये एक लंबी जर्नी है, इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, इसकी कोई मंजिल नहीं होती है। कोई इंसान कलाकार का बनता है, कोई इंसान पोइट का बनता है, म्यूजिशियन का बनता है, एक अच्छा फिल्म मेकर का बनता है। ये एक ऐसी मोमेंट है कि जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो लगातार रियाज कर रहा है, सुरों का साध रहा है, अलग अलग बंदिशें गा रहा है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने से वो म्यूजिशियन नहीं हो जाएगा। म्यूजिशियन वो एक मोमेंट है जब कहीं ना कहीं उसकी एक अपनी इनर क्रिएटिविटी बाहर आएगी। सिमिलरली पोइट्स का भी एक अपना स्ट्रगल होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कलम उठाई, कागज़ पकड़ा, जो दिल में आए लिख दिया तो वो आपकी पोइम हो जाएगी या वो आपकी रचना हो जाएगी। कहीं ना कहीं हर शायर, हर कवि अपने थॉट्स को एक फॉर्म देने की कोशिश करता है, एक ढांचा देने की कोशिश करता है, और उसका स्ट्रगल होता है। वो उसी प्रोसेस के थ्रू पोइट्री की फॉर्म को भी समझ रहा होता है और अपनी लिमिटेशंस को भी समझ रहा होता है, और साथ ही साथ उनके ग्रो कर रहा होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब किसी भी इंसान के अंदर एक एम्पैथी हो, जब वो महसूस करे, चाहे वो अपना दर्द हो या किसी और का हो, तो वो शायद पहला कदम होगा उसका कवि बनने की तरफ। इतना ही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। एक शब्द आया एम्पैथी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, और इसी से अगला सवाल भी की तरफ बढ़ते हैं कि एम्पैथी जो है किसके प्रति, ये समझना। व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है, उस अपनी निर्मिति है, जिस परिवेश में हम बड़े होते हैं, समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिससे मेरी सहमति नहीं है, उसकी अपनी एक जर्नी है, उसकी भी एक एम्पैथी है, उसका अपना एक पक्ष है। और जो दौर चल रहा है, जैसे कवियों पर, जैसे शिरीष जी ने भी बात कही, आपने भी कही, जो नाराज़गी में बात आई कि कवि होना, लिखना एक जिम्मेदारी का काम भी है ना। तो अब अगर एम्पैथी किसकी तरफ है, हमारा पक्षधरता हमारी किसकी तरफ है, और ये जो दौर चल रहा है जिसमें बहुत सारी
ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमेशा ये दौर रहे हैं, पर इस वक्त में आपकी एक कविता में ये बात भी आती है कि सफल कवि की बात भी आती है। तो ये 2-3 चीज़ें मिक्स हैं कि एक तो एम्पैथी को कैसे देखता है एक कवि, वो कैसे उसकी कविता में घुलती मिलती है। कविता की ये मूल प्रतिज्ञा है, वो मनुष्यता के विरुद्ध नहीं जा सकती। और कविता तब से है, तब मार्क्स भी नहीं थे, तब डार्विन भी नहीं थे, तब ये विचार शैलियाँ और दार्शनिक और विचार होने बाद में शुरू हुई। कविता उससे पहले की चीज़ है, वो वेदना की चीज़ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख के क्या महसूस करता है, वो महसूस करना, उसके प्रति जो संवेदना है, वही कविता की मूल चेतना है। और यही कविता की ताकत है कि आप किसी पूंजीपति के पक्ष में कविता नहीं लिख सकते। पक्ष में क्या, लिख ही नहीं सकते। अगर आपको कोई धन कुबेर 1 करोड़ रुपया दे दे, 10 करोड़ रुपया दे दे और कह दे कि मुझ पर कविता लिख दो, तो वो कविता बन ही नहीं सकती। उसकी मूल प्रतिज्ञा ही मतलब एक गरीब, एक दरिद्र, एक सताए हुए मनुष्य के प्रति है कविता की। कविता बाजार की चीज़ नहीं है। कविता अभी भी जो बची हुई है, कविता बाजार की चीज़ तब होगी जब वो फिल्म का गाना बनेगा या किसी नाटक का संवाद बनेगा या कुछ है। कविता अकेली एक ऐसी विधा है साहित्य की, सबसे पुरातन तो है ही, और हर विधा की ये आकांक्षा होती है कि वो कविता बन जाए। लेकिन कविता अपनी मूल प्रतिज्ञा से कभी भी टस से मस नहीं हो सकती। अगर वो वहाँ से टस से मस होगी तो वो कविता नहीं रहेगी। आपने बाजार की भाषा की बात की, वो अशोक पांडे जी ने भी की और साहब ने भी की कि किस भाषा में कविता लिखी जानी चाहिए। पंत जी किसी और भाषा में लिखते हैं, निराला किसी और भाषा में लिखते हैं, धूमिल किसी और भाषा में लिखते हैं, शिरीष कुमार मौर्य किसी और भाषा में लिखते हैं। तो हर कवि की अपनी एक भाषा होती है और वो मिलती नहीं है, वो अर्जित की जाती है। तो वही शब्द एक कवि बरतता है, उसी शब्द का इस्तेमाल एक राजनेता करता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? शब्द तो सबके पास हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आजकल जो भी हमारा राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें किसी भी राजनेता पर आरोप लगता है तो वो एक बात बोलता है कि मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है। ये पहला वाक्य होता है कि कोई भी आरोप, कोई प्रत्यारोप की छवि। जो भी ये शब्द बोलते हैं उनसे जरा पूछिए कि छवि होता क्या है, जरा बताइए आप। छवि का अर्थ बता दीजिए आप। छायावाद का शब्द है, छवि के बंधन खोल, ये कहते हैं छायावादी कवि। तो छवि शब्द को इस स्तर तक ले आया गया है कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर कवि की जिम्मेदारी होती है कि फिर कोई नया कवि आएगा और छवि शब्द को एक नए ही अर्थ में प्रयोग करके उसकी अर्थवत्ता और उसकी मूल गुणवत्ता को पुनः पहुंचाएगा। और उसमें अर्थ, तो जो अर्थ घिसते जाते हैं, अर्थ घिसते चले जाते हैं। लेकिन जो सड़क पे जो भाषा बोल रहा है एक आदमी और एक कवि छूता है शब्द को, तो उसमें फ़र्क होता है। एक कवि जब शब्द को छूता है, उसको संस्कार देता है, तो एक नया अर्थ भी वो पैदा करता है। तो ये जो कविता पे जितनी भी बहसें हुई हैं, चाहे यूरोप में हुई हैं, चाहे संस्कृत के हमारे काव्य शास्त्रों में हुई हैं, चाहे आधुनिक आलोचना में हुई हैं, ये सब बाद की चीज़ें हैं। और इनको कविता का सामाजिक परिदृश्य है। हिंदी कविता की समालोचना में एक ऐसा शब्द चलता है जो आलोचना का शब्द ही नहीं है। विश्व साहित्य में हामिद साहब बैठे हैं, अंग्रेजी साहित्य में कलावाद तो कोई आलोचना का शब्द नहीं हुआ। कलावाद क्या होता है? ये हमारे मध्य प्रदेश के कवियों ने, जब भारत भवन का निर्माण हुआ और उसमें सभी कलाओं का समन्वय किया गया, उसमें कविता भी थी, उसमें नृत्य भी था, उसमें चित्र भी थे, ये भी है, तो उसको एक कलावाद का नाम दिया गया। लेकिन कलावाद आलोचना का पद नहीं है, क्रिटिसिज्म का पद नहीं है। अगे को भी कलावादी कभी नहीं कहा गया, उनको अस्तित्ववादी कहा गया। अस्तित्ववाद तो एक अवधारणा है साहित्य में, एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा यूरोप से चलती है। तो ऐसे शब्दों के जरिए एक भ्रम फैला करके और एक कविता का ऐसा बाजार प्रस्तुत कर दिया गया है। मीडियोकर राइटर्स को एक जेन्युइन राइटर के रूप में पेश किया जा रहा है, कवियों को पेश किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। हिंदी कविता का संकट इसीलिए गहरा गया है कि लोग कहते हैं कि पाठक नहीं है उसके। तो पाठक होंगे कहाँ से
जब जब कविता के पाठक नहीं है, कविता लिखता क्यों है कवि? कि मैं जो ये बात लिख रहा हूँ ये आज तक दुनिया में किसी ने नहीं लिखी है। ये सोचता, चाहे मुगालता ही हो उसका, अगर ये मुगालता उसको नहीं हो तो वो एक पंक्ति भी नहीं लिख सकता। वो यही सोच के ही लिखेगा कि मैंने कोई आश्चर्यजनक बात कह दी है। कविता क्या है, साहित्य क्या है? एक सुंदर, एक अनोखी, एक सटीक बात है। मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ, मीर ये नहीं कहता है, शेर बातें हमारी बातें याद रहेंगी। तो एक शेर क्या है, एक कविता क्या है? एक सुंदर बात है, एक मानवीय विचार है, एक नए ढंग से कही हुई है, आनंदित करने की बात है। एक अच्छा वाक्य आप सुनेंगे तो आप आनंदित होंगे। यह जो आनंद भाव है आपकी मनुष्यता को बढ़ाता है। हम सिर्फ पोइट्री तक अपने आप को लिमिटेड ना रखें, कन्फाइन। हम लिटरेचर भी क्यों पढ़ते हैं? एम्पैथी अगर है तो किसके लिए? यहाँ से आपके सवाल की शुरुआत हुई थी। तो हर राइटर, हर पोएट अपने मन की बात कहता है और अपने अंदाज से बात कहता है, लेकिन उसकी बात सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती है। उसकी अपनी बात के अंदर कहीं ना कहीं आम लोगों की, दूसरों की बात भी छिपी होती है। तो पोइट्री राइटिंग या कोई और कला का क्रिएट करना एक नार्सिसिस्टिक एक्टिविटी नहीं है कि कोई अपने आप के साथ इतना प्यार कर रहा है कि वो सिर्फ अपनी ही बात किया जा रहा है। पोइट जब दूसरे को भी महसूस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव ही हो रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है वो जो जैसे फैज़ साहब का भी शेर है कि गम हर हाल में मोहलक है, अपना हो या और किसी का, रोना धोना जी को जलाना, यूं भी हमारा यूं भी हमारा। तो पोइट तो दोनों जो हैं, गमे जाना और गमे दौना, दोनों को मिला के महसूस करेगा और बात करेगा। और लिटरेचर का पर्पस भी है कि हम कनेक्ट होते हैं, हम दूसरों को भी समझते हैं। जो लिखेगा वो भी दूसरे को समझेगा और जो पढ़ेगा वो भी दूसरे को समझेगा। और अफसोस तब होता है, एक तो ये बात जो कह रहे थे कि कॉरपोरेट के वर्ल्ड में शायद, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी जो इन्होंने रेफरेंस दिया, एक अच्छी बात है कि बॉलीवुड में अभी तक उन्होंने कैटेगरीज पोइट और लिरिसिस्ट की बना के रखी हुई है। हर लिरिसिस्ट शायद पोइट नहीं होता, लेकिन जो पोइट होता है वो लिरिसिस्ट से कहीं ऊपर जाके बात कर रहा होता है। लेकिन एक कल्चरल क्राइसिस भी हमारे सामने बना हुआ है और उस कल्चरल क्राइसिस में नो डाउट एक सिर्फ पोइट्री एक ऐसी फॉर्म नहीं है जिसके सामने चैलेंज आ रहा है, और भी हमारे पास जो फॉर्म्स हैं उनके सामने एक चैलेंज आ रहा है। कंज्यूमरिज्म ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है, जो चीज़ बिक नहीं रही है शायद उसकी वैल्यू नहीं है। और ये अपने आप में एक हमारे लिए सोशल और कल्चरल क्राइसिस का मोमेंट है, क्योंकि पोइट्री के थ्रू कहीं ना कहीं पोइट्स एक अपना क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी देगा, एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी देगा। अगर वो सिंपल ह्यूमन इमोशंस की बात भी कर रहा है तो उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जिस भी एक्सप्रेशन में ये हमारे पास अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स नहीं आ रहे होंगे या इमोशंस की सच्चाई भी नहीं आ रही होगी तो उसको आप पोइट्री नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह के ब्रिजेस हैं। दूसरा जो आजकल चैलेंजेस मुझे जो फील होता है कि हम पोइट्री को भी आइडेंटिटी के फ्रेम में समझना शुरू कर देते हैं। कोई पोएट शायद अपने आप को उस तरह से अपनी नैरो आइडेंटिटी के फ्रेम में डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन हम पोइट्री को समझने शुरू कर दिया नैरो आइडेंटिटी के फ्रेम से, जहाँ की मकसद ये था कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, जुड़ें, कुछ ब्रिजेस बने, और कहीं ना कहीं यही आइडेंटिटी के जो हमारे फ्रेम्स हैं ये उसी पूरे के पूरे आइडिया को काउंटर कर रहे हैं, उसी को फील कर रहे हैं। मुझे दो शब्दों से बहुत हैरानी होती है, मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ लिखते हुए भी और संसार में रहते हुए भी। मनुष्य और मनुष्यता। पृथ्वी पर मनुष्य अकेला तो नहीं, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, डेनिसोवंस कहाँ जाएंगे 2 लाख साल पहले? क्या मनुष्य पर ही केंद्रित सब कुछ हो? मतलब हम लोग अगर साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य में मनुष्येतर चीज़ों की क्या भूमिका है? क्योंकि ये तो तथ्य है ना कि पृथ्वी पर मनुष्य अकेला नहीं है और वो अकेला हो भी नहीं सकता, वो होता ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। ये धाराएं, ये पहाड़, ये पेड़, उस कमरे से बहुत देर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ कुत्ते के बच्चे हैं कुछ, है ना? शायद ये आयोजन में बाधा न बने इसलिए वो अंदर है,
अगर वो पहाड़ होते तो और अच्छा होता। क्या हम इंसान सिर्फ अपने पर्यावास की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब ये पृथ्वी, ये पर्यावास, ये पूरा हमारा आसपास सिर्फ इसीलिए बचाना है कि हम इसमें रह सकें? तो अगर सिर्फ इसलिए बचाना है कि हम इसमें रह सके, अब अगर हम कल्पित जी को देखें, कितना रेगिस्तान है उनके लिखे हुए में, वहाँ ऊंट गाड़ियाँ हैं, है ना। अगर जो हम लोग जो पहाड़ पर हैं, तो क्या सिर्फ मनुष्य ही केंद्र में हमारे, और क्या सिर्फ मनुष्य को ही केंद्र में होना चाहिए? मनुष्य तो ठीक है कि मनुष्य, लेकिन मनुष्यता शब्द में मैं पूरी प्रकृति और पूरे 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 थलचर सबको शामिल करता हूँ कि मेरी मनुष्यता में कुत्ते भी हैं, गायें भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, हवा भी है, पानी भी है। मनुष्य तो ठीक है, अकेला भी हो सकता है, मनुष्यता कभी अकेली नहीं हो सकती वो, और मनुष्यों से ही केवल भरी हुई नहीं होती है, उसमें सभी लोग, चिड़िया, हवा, सभी शामिल होते हैं, मनुष्यता तभी बनती है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये संवेदना की बात है, जितनी सेंसिटिविटी की बात है वो इमोशन की बात है, जो पेड़ों के साथ भी है, चिड़ियों के साथ भी है और मनुष्य के प्रति भी है। और जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा तकलीफ़ ज़दा है, जो मुश्किल में है, उनके साथ खड़े होने की बात भी है। आप जो बात कर रहे थे विवेक जी कि जो मैं जो लिखता हूँ और वो बाकी ज़्यादा लोगों की बात कैसे बन जाती है, तो मुझे जो लगता है जर्नी के तौर पे कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं एज ए इंडिविजुअल, तो हमारा मैं लगातार बड़ा होता जाता है। फिर वो मेरे मैं की बात नहीं है, मुझे चोट नहीं लगे तो भी मैं चोट की बात कर सकती हूँ, क्योंकि किसी और की चोट मुझे महसूस होती। यही शायद एक कवि होना या लिटरेचर में होना या एक इमोशनल या संवेदनशील व्यक्ति होने के तौर पे जितनी ग्रोथ होती जाएगी, तो सीरिया हो, गाज़ा हो, इराक हो, कहीं भी किसी दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी चोट लगेगी, किसी के साथ भी कुछ भी होगा, हमें उतनी ही बेचैनी होगी। और यही हमारा मैं है कि मैं नहीं सो पाई कि वहाँ पे बच्चे मर रहे थे। मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे देश के बच्चे भी नहीं, मैं उन्हें नाम भी नहीं जानती, लेकिन वो तकलीफ़ तो मेरी। तो वो जो तकलीफ़ होना, अपने आत्मसात कर लेना, यही मैं का बड़ा होना शायद है। यही कविता को की गढ़न में काम भी आता है। शायद आप भी यही बात कह रहे थे कि कैसे वो बढ़ता है। कविता के कुछ और पन्नों को खोलते हैं कि जो बहसें होती हैं अक्सर करके, कल्पित जी आपसे फिर से मुखातिब हूँ, दायरों में कविता को क्यों, अभी तो हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं, मनुष्यता के भीतर संवेदना की बात कर रहे हैं, प्रकृति और थलचर की बात कर रहे हैं, लेकिन कविता में दलित कविता, आदिवासी कविता, स्त्री कविता, इस तरह के खांचे भी हैं। और उन खांचों में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख्य धारा की कविता कुछ और है, ये दलित कवि हैं, ये आदिवासी कवि हैं, और वो एक घेरेबंदी सी नज़र आती है। क्यों है ऐसा और इसको तोड़ें कैसे? साहित्य में जो ये विमर्शवाद आया है पिछले 20-25 सालों में, ये अमेरिकी विश्वविद्यालयों की हमें देन है। वो डिस्कोर्स, वहाँ हर चीज़ को डिस्कोर्स कहा जाता है। विमर्श भी आजकल विमर्श चलता है, जैसे आलोचना का ये भी शब्द नहीं है, विमर्श कोई ये समाजशास्त्र का शब्द है। तो वहाँ के विश्वविद्यालयों से होता हुआ, और ये सारे दुनिया के, जैसे कि मार्क्स से अप्रभावित कोई नहीं रहा। मार्क्स के बाद पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, या तो आप इधर है या उधर है, या आप शोषित के साथ है या सताने वाले के साथ है, कि तू किस तरफ है ये तो बता। तो ये सवाल उसके बाद खड़ा हुआ कि तुम्हारी वो क्या है, प्रतिबद्धता क्या है। दलित साहित्य मराठी में सबसे पहले शुरू हुआ था हमारे यहाँ, दलित साहित्य, और वो लिखा जाना चाहिए। दलित साहित्य का कोई विरोध नहीं है, स्त्री साहित्य का कोई विरोध नहीं है, आदिवासी साहित्य का विरोध नहीं है, लेकिन जब खांचे बना करके, तो ये एकेडमिक की दुनिया के लिए तो ये ठीक है, समाजशास्त्र के लिए तो ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो ठीक है, लेकिन साहित्य, संपूर्ण साहित्य के लिए विमर्श ठीक नहीं है। आप स्त्री विमर्श के खांचे से दुनिया के किसी भी महाकाव्य को देखेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक नज़र आएगा आपको। तुलसीदास को नहीं छोड़ा, कालिदास, कोई भी, सारी आपकी क्लासिक कृतियाँ प्रॉब्लमेटिक हैं अगर एक विमर्श के जरिए से उसे देखा जाएगा तो। हमारी हिंदी के शमशेर शायद सबसे मासूम और सबसे बड़े कवि प्रेम के कहे गए हैं, जो इतनी उनकी कविता टूटी हुई बिखरी हुई है, जो कि एक आदमी की प्रेम की प्यास की, एक छटपटाहट की
बड़ी बेजोड़ और क्लासिक कविता है। मतलब ऐसा ही कहना है उसके बारे में। तो हमारी एक समकालीन कवि जो स्त्रीवादी ढंग से उसका पाठ करती है तो वो विकृत हो जाता है। वो कहती है कि तो फिर तो मैं कहता हूँ कि सारे उपन्यास जितने भी आपके क्लासिक उपन्यास है किसी मनोचिकित्सक के पास भिजवा दीजिए, वो कहेगा कि बेकार है, ये बीमार है, ये आदमी, इसको ये इलाज करवाइए इस आदमी का। सारे हाँ होते हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन साहित्य को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि मनोचिकित्सक साला साहित्य का फैसला करेगा, एक सोशोलॉजिस्ट साला। हमारे यहाँ कहते हैं कि साहित्य में सभी शास्त्र समाहित हैं, इसीलिए साहित्य सब शास्त्रों से बेहतर इसलिए है क्योंकि उसको सारे साहित्य को पार करके आना पड़ता है। सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी वो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती है अमेरिकन विश्वविद्यालयों में, जिसको हम महान सिनेमा कहते हैं। है वो महान सिनेमा, लेकिन उसके जो बिना लाइटिंग के लिए हुए उस जमाने के शॉट्स हैं और जो ह्यूमन आकृतियां हैं और जो धुआं है, उसको कॉमर्शियल फिल्म वालों ने कहा था कि पागल हो गए हो तुम, बिना लाइट्स के शूट कर रहे हो, दिन की रोशनी में ये सब ब्लैक हो जाएगा तुम्हारी ये रील सारी की सारी। लेकिन उसने जोखिम लिया। तो उसकी कला के रूप में तो फतेहर पंचाली की जिक्र होता ही है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से भी वो दृश्य जो धुएं के जो रेलगाड़ी के जो दृश्य है और वो जो भागता हुआ जाता है, उस दृष्टि से भी उसका अध्ययन। तो एक कलाकृति का हमारे पृथ्वीराज रासो है, उसमें युद्धों के वर्णन है और युद्धों के वर्णन में आता है कि साहब तोप चलाई गई, बारूद बनाया गया, ये बनाया गया, वो बनाया गया। तो ठीक है, ये प्रसंग साहित्य में आएंगे, लेकिन उसके जरिए हम बारूद बनाना नहीं सीख सकते, तो साहित्य में सब साहित्य समाहित है। तो ये एकेडमिक्स की चीज़ें हैं कि ये दलित साहित्य है। आप ये बताइए, विदेशी विश्वविद्यालय हमारे हिंदी की दलित और आदिवासी कविता में इंटरेस्टेड क्यों हैं? वो शिरीष कुमार मौर्य की कविता में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? वो धूमिल की कविता में क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? वो मंगलेश डबराल की कविता में क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? क्योंकि उनको कविता नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कौन दलित समाज से क्या सोशल स्थिति है, उसके जरिए वो अध्ययन करते हैं। तो वो साहित्य का अध्ययन नहीं है, लेकिन वो साहित्य है या नहीं वो भी लिखा जाना चाहिए। समालोचना जब होगी तो वो साहित्य के पैमानों से ही की जाएगी, इतिहास के पैमानों से, समाजशास्त्र के पैमानों से। हिमालय के लिए उन्होंने कहा था कि हिमालय धरती को नापने का पैमाना है, तो साहित्य को नापने का पैमाना एक होगा। उसमें फिर मैं मनुष्यता शब्द कहूँगा कि एक गहरी मनुष्यता के जरिए ही हम साहित्य को पढ़ सकते हैं और उसको जांच सकते हैं। अगर हम विमर्शों के जरिए साहित्य को जांचेंगे तो सही जगह पर हम नहीं पहुंच सकते और साहित्य का सही रसास्वादन भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपने बात कही बहुत स्ट्रांगली और वेस्ट के उससे की जानिब से करी कि आज जैसे कहते हैं कि आज का जो समय है वो कवि लिखेगा। आज जो नज़रिया विकसित हुआ है वो शायद 60 साल पहले नहीं था, 100 साल पहले कुछ और बात थी, कबीर के समय में कुछ और बात थी, है ना। आज की बात अलग है। तो आज हम नए तरह से, नई नज़र से देख रहे हैं। तो अगर स्त्री विमर्श या दलित विमर्श के नज़रिए से हम देखना शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसमें बुराई क्या है? मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं देखें? साहित्य के लिए हमें निर्मम होना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं दे सकते कि साहब ये इसने लिखी है, ये स्त्री की है, इसलिए ये स्त्री की क्या है, स्त्री बराबर की है। स्त्री की कृतियाँ भी वही बचेंगी जो बचने वाली होंगी, आदिवासी की वही कृतियाँ बचेंगी जो बचने वाली होंगी। आपकी सिफारिश और विश्वविद्यालयों के कहने पर नहीं बचने वाली हैं। साहित्य होना पड़ेगा तभी बचेगी वो। 2 बातें कहूँगा। पहला जो आपका सवाल था कि ये जो कैटेगरीज बनी तो क्यों बनी, क्योंकि उसके पीछे एक हमको हिस्टोरिकल प्रोसेस समझना पड़ेगा। एक फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू जैसे जैसे चेंज होता रहा। एक टाइम था जब बड़ा कन्वीनियंटली हम कुछ आइडियाज़ को यूनिवर्सल मान के चल रहे थे। जो भी हम कैटेगरीज मानते थे वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती थी। तो कोई समाज है तो समाज को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ये कभी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। फिर ये भी बात उठी कि जो सोसाइटी के किसी भी समाज के हाशिए पे लोग हैं, क्या हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड कर रहे हैं जब हम समाज को डिफाइन कर रहे हैं? तो ये अलग अलग जो भी लोग हाशिए पे थे, चाहे वो जेंडर के बेस पे हों या कास्ट के बेस पे हों या किसी और आइडेंटिटी के बेस पे हों या रेस के बेस पे हों, तो वो सवाल उठे। नो डाउट वो सोशल साइंसेस के सवाल थे, उन्होंने उठाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने लिटरेचर को भी स्टडी करने की कोशिश की, क्या लिटरेचर में इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। वही कंसर्न्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आए।
तो शायद उसी वजह से एक एकेडमिक वेंचर बना कि ये अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज इमर्ज हुई, इवॉल्व हुई। और वो क्वेश्चनिंग अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी हेजमनी इंजॉय कर रहे थे, पावर इंजॉय कर रहे थे, वो अपनी पावर इंजॉय करते रहेंगे। एक बात तो ये है। दूसरा, इसका मैं आपको एक छोटा सा रियल एपिसोड बता देता हूँ, उसमें से आप अपना जवाब खुद ढूंढ लीजिएगा। मैं चंडीगढ़ बैठा हुआ था, मेरे साथ एक पंजाबी के काफ़ी फेमस प्ले राइट थे। उनके साथ मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक पे गया, तो वो डॉक्टर पंजाबी में कहानी लिखते हैं। बातों से पता चला कि वो दलित राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं। अब उनकी तकलीफ़ समझ लीजिए। कहते मेरी एक कहानी मैंने लिखी, कुछ लोगों ने उसके ऊपर पर्चे पढ़े, और एक यंग स्कॉलर उठ के बोलता है कि ये बहुत अच्छी दलित कहानी है। कहता मेरी कहानी दलित कैसे हो गई? ठीक है जी, कहीं ना कहीं जो प्ले राइट बैठे थे, वो कहते एक आदमी की कोशिश है कि वो निकले उस दुनिया से जो उसको इस समाज ने दी है। उसमें उसकी एजुकेशन भी उसको हेल्प कर रही है, उसमें उसकी क्रिएटिव राइटिंग भी उसको हेल्प कर रही है। क्या कहीं इस तरह का क्रिटिसिज्म हमको वापस उसी दुनिया में तो नहीं धकेल रहे हैं? तो ये मेरा आपके सवाल के लिए दूसरा जवाब था। बात यहाँ डिस्कोर्स की हुई। जब मैं 17-18 साल का था तो हंस उस समय आ रही थी और बहुत ज़ोरों पे आ रही थी। उन्हीं दिनों एक चीज़ ये सुनाई देने पड़ी कि लगी कि अब आधुनिकता से आगे उत्तर आधुनिकता का दौर है। उत्तर आधुनिकता का दौर क्या है साहब, हम उस चक्कर में नहीं पड़े उस समय। लेकिन कुछ समय बाद जब ये चीज़ें बहुत होने लगी, लोग मुझे चांद चाहिए या कसब या इस सब पर वो करने लगे, तो बहुत गंभीरता से सोचना पड़ा कि आधुनिकता का दौर क्या है और हमारे देश में वो रहा भी कि नहीं रहा, और फिर वो उत्तर आधुनिकता का दौर क्या है। तो किस्सा मतलब कुछ यूँ हुआ कि एक फ्रेंच विद्वान थे ल्योतार। ठीक है, उत्तर आधुनिकता का दौर, पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, इधर उधर सब हो रहा। तो जहाँ ल्योतार को जो पहले वामपंथी थे, उन्हें काम दिया अमेरिकी एकेडमी ने वियतनाम की अपनी असफलताओं के बाद, कुछ समय बाद, कि ये दौर आखिर कौन सा है, ये संसार कौन सा है जिस पर हमारे जैसी महाशक्ति भी पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रही है। छोटे छोटे देश जो इतने छोटे हैं, आबादी से भी कुछ भी नहीं है उनके पास, वो खड़े हो जाते हैं और सालों साल झुकते नहीं। तो ल्योतार ने एक अध्ययन किया, वो किताब, मतलब वो किताब नहीं है, उनका रिपोर्ट है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, रिपोर्ट ऑन नॉलेज। वो मेरे ख्याल से कोई 86 पेज की है। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब महान आख्यानों का अंत हो गया है, लोकल आख्यान होंगे। अब महान आख्यान आधुनिकता के दौर के क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान और विचार। वो विचार मार्क्सवाद भी हो सकता है, अस्तित्ववाद भी हो सकता है, और भी हो सकता है। विज्ञान, अब उत्तर आधुनिक दौर लोकल का है। तो जब महान आख्यान नहीं होंगे, लोकल्स होंगे, तो एक तरह का खांचों में बांटने की नौबत आई। और उन्होंने कहा कि सामुदायिकता का संरक्षण होना चाहिए, और उसका नायक उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को बताया उस रिपोर्ट में, कि ईरान में उन्होंने अपने सामुदायिकता का, अपने संप्रदाय का सबसे अच्छा संरक्षण का उदाहरण आयतुल्लाह खुमैनी को बताया। उन्होंने कहा कि साहब बहुलतावाद होना चाहिए, सभी तरह की आवाज़ें आनी चाहिए। उसका नायक उन्होंने अमेरिका को बताया कि यहाँ नीग्रो भी हैं, यहाँ चाइनीज़ भी हैं, यहाँ जापानीज़ भी हैं, यहाँ एशिया के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ हिंदुस्तानी भी हैं, बहुत कुछ है। उसी में पर्यावरण की चिंता भी की गई, और वो पर्यावरण की चिंता पश्चिम से ज़्यादा ईस्ट की थी। तो ये जो दौर आया उसका कुछ कनेक्शन इससे भी है कि हमने लोकल्स में बांटना आरंभ किया। अब अगर सामुदायिकता का संरक्षण होने लगा तो आप उसके बाद का ही दौर है जब
बाल ठाकरे साहब ने ये कहा कि भाई बम्बई हमारी है, आमची मुंबई, यूपी बिहार के भैया बाहर जाओ। उत्तर आधुनिकता के हिसाब से तो ये सही है, वो बहुत अच्छा सामुदायिकता का संरक्षण कर रहे हैं वहाँ, है ना। तो क्षेत्रवाद, संकीर्णतावाद, मतलब हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मैं बहुत यकीन नहीं रखता हूँ कि किसी सैद्धांतिकी में जाके सोचें। सैद्धांतिकी तक जाएं, देखें, जो समझ में आता है समझें, फिर वहीं लौट कर आएँ अपने लोग, हमारे आसपास, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो आप अभी जब ये सत्र से पहले कह रहे थे कि कविता से बहुत कुछ होता नहीं है, ऐसी हमारी इनफॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे मन में भी ये बात चलती कि इतनी कविताएं तो लिखी जा रही हैं, बहुत, पूरी दुनिया में बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि कविता हमें बचाए हुए है, हमारे भीतर बची हुई है। क्या सचमुच कविता बचा पा रही है? आज के दौर में जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो अपने पर्पस पे किसी का हाथ थाम पा रही हैं, किसी को होल्ड कर पा रही हैं, किसी की स्ट्रेंथ बन पा रही है? क्या ऐसा हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? मैं बात कर रहा था अपने लिए कि मैं जो लिखता हूँ मुझे बहुत महसूस होता है कि क्या उससे कुछ हो पाता है, क्या चीज़ें बदल सकता हूँ मैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं। 25 साल से मैं अध्यापक हूँ हिंदी का, रानीखेत में रहा, अब यहाँ हूँ, और हर बार मेरा नए विद्यार्थियों से सामना होता है। मैं साहित्य की, सामाजिकी पढ़ाते पढ़ाते जूझता हूँ। क्या बदल पा रहा है लोगों का लिखा हुआ, क्या वो वाकई में समझ पा रहे हैं, या अपने आसपास भी। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं कि आपने बहुत सिंपैथी भी है, एम्पैथी भी है, प्रतिबद्धता भी है, और सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन उससे बदला क्या? तो लेखक ये बताए कि उसके लिखे से कुछ बदल रहा है। इससे अच्छा ये होगा कि जो लोग उसको देख रहे हैं, जो उसके श्रोता हैं या उसका पाठ कर रहे हैं, वो लोग बताएं कि कुछ बदल रहा है कि नहीं। एक सवाल है, वो ओपन है, जो भी चाहें आप में से कोई इसका जवाब दे दे। हमारे बहुत सारे साथी बहुत मोर्चों पे संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बहुत सालों से जेल के अंधेरों में हैं, कुछ पीटे जा रहे हैं, कुछ तमाम अस्मिताएं अलग अलग तरीके से जूझ रही हैं, और हम मंच पर डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ इज़ दैट? तो ये बदलने की मांग अधूरी मांग है। मतलब कविता से क्या बदलना चाहते हैं आप? कविता से कुछ नहीं है। कविता न पुल बना सकती है, न रोटी बना सकती है। कविता बचाती है, बनाती नहीं है कि कुछ कविता बचाती है, हमारी स्मृति को बचाती है, हमारी वेदना को बचाती है। अगर ये दुनिया बची हुई है, कविता ने उसे बचा रखा है। जब तुलसीदास कहते हैं मतलब कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो जैसे भारतीय सारे ज्ञान का वो सार 2 पंक्तियों में कह रहे हैं। तो ये पंक्ति अगर मेरे दिल में बसी हुई है तो मुझे बचा रखा है उसने। और मैं अकेला नहीं हूँ जो तुलसी की पंक्तियाँ हैं या निराला की पंक्तियाँ हैं या कबीर की पंक्तियाँ हैं, जो रहीम की पंक्तियाँ हैं। कविता बर्तनों की तरह काम आती हैं। जब कोई पीड़ा से गुजर रहा है, कोई ऐसी पंक्ति आपको दिल को थामने वाली मिल जाए। मैं ऐसे संघर्ष से गुजरा हूँ, जब कविता की पंक्तियों ने मुझे सहारा दिया है, मुझे दिलाया है। कविता का ये काम है। मैंने कहा ना कि हिंदी कविता का संकट ये है कि उसको कला समझ लिया गया है। अरे भाई, ये पश्चिम की अवधारणा है कि आर्ट और पोएट्री, मैंने पहले भी कहा, यहाँ कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन, तो ये 3 कैटेगरी। तो अगर वो कला होती तो अलग से क्यों लिखते हैं? साहित्य को अलग क्यों बताते? कला आर्टिफिशियल चीज़ है। और यहाँ भी पश्चिम से ले लिया आर्ट और पोएट्री, कलावाद ले आए। कलावाद आलोचना का शब्द ही नहीं है, कलावाद कोई शब्द नहीं है। हमने उसकी बेसिक प्रकृति को ही नहीं समझा कि ये विद्या है। एक कविता की पंक्ति बच्चा पढ़ता है और वो होता है तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे कि हमारी पिछली जो 20-30 साल गुजरे हैं मार्क्सवादी आलोचना के जंजाल में, उसमें कोई कह दे कि साहब कविता पढ़ के आनंद आ गया, तो वो समझेगा कि ये क्या आदमी है, कविता पढ़ के आनंद ले रहा है ये। अरे भाई, कविता पढ़ के आनंद नहीं आएगा तो किससे आएगा? प्रतिरोध की, विरोध की कविता में भी सबसे पहला रस सबसे निंदनीय शब्द है समकालीन आलोचना का। आदत नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता साहब? कविता आपके हृदय में नहीं उतरेगी तो वो प्रतिरोध भी नहीं करेगी। और आजकल प्रतिरोध की कविता के बड़े, प्रतिरोध की कविता एक व्यापक है। प्रतिरोध भी एक छोटा काम है उसका। कविता का केवल प्रतिरोध काम नहीं है।
और प्रतिरोध विरोध नहीं है। प्रतिरोध को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोई क्रांतिकारी काम है। प्रतिरोध तब होता है जब कोई आपको धक्का मारे, तब आप प्रतिरोध करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी एक काम है कविता का, लेकिन ये सीमित काम है। तो कविता है मनुष्य की चेतना को बनाती है, उसको बचाती है, उसकी स्मृति को बचाती है, वो उसकी वेदना को बचाती है। दुनिया बची हुई है अच्छी चीज़ें अगर हमारे हृदय में बची हुई हैं तो उसमें विश्व साहित्य का, कविताओं का, उसमें मीर का, गालिब का, उसमें कबीर का, उसमें तुलसी का, उसमें कालिदास का, सबका हाथ है। मैं तो इन्हीं से बना हुआ हूँ। अगर मेरे भीतर कुछ बचा हुआ है तो कविता से हमें ये राजनेताओं जैसे काम नहीं लेने चाहिए कि पुल बनवा देगी या ये कर देगी या वो कर देगी। इतना स्थूल बातें हम कविता के लिए करने लगे हैं कि कविता क्या बदलती है। अरे भाई, कहते हैं कि एक अच्छा सिनेमा देखोगे तो वो आपको बदलता, आपको भी नहीं पता चलता क्या बदल गया आप में, क्या आपकी सोच बदल गई, क्या आपको इसको करना आसान नहीं है। लेकिन कविता की नैसर्गिक प्यास होती है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि पानी की प्यास होती है, वैसे ही हर पढ़े लिखे या पढ़े लिखे की भी नहीं, ग्रामीण लोगों में भी संगीत की और साहित्य की, कविता की नैसर्गिक प्यास है। तो ये नैसर्गिक प्यास उसको बुझानी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हिंदी कविता, अगर आज समकालीन कविता कोई पढ़ नहीं रहा है तो वो प्यास तो बुझाने जाएंगे ना, सिनेमा के गानों ढूंढेंगे या उर्दू की शायरी में जाएंगे। कविता जो करती है वो किसी मशीन में अंकित नहीं हो सकती शायद, या कोई मशीन कोई बन जाए। एआई के ज़माने, एआई कविताएं लिखने लगे आज हैं? और जैसा ये सारी, और वो मेरे से अच्छी लिख देता है कई बार। तो आपने ट्राई किया इसका मतलब। लेकिन उसे छाप मेरी होनी थी। हुसैन आता था, एक ब्रश मारता था ऐसे, बोले 1 करोड़ रुपए लाओ। अरे भैया, हुसैन का छापा है तो कवि का छाप होना चाहिए उसमें, वो क्या लिखेगा। तो छाप और अर्जित, अपनी भाषा अर्जित करेगा, वो छाप होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, और वही कविता बचेगी। अभी भी हिंदी के कवि रहीम से काम चलाते हैं, कबीर से काम चलाते हैं, तुलसी से काम चलाते हैं ना। हमारा काम तो कविता के बिना नहीं चलता। तो सवाल सिर्फ इतना है, वो असल में सवाल नहीं, उलझन भी है कि पढ़ना, जानना, चीज़ों को समझना, यात्राएं करना, लोगों से बात करना, ये सब हमें विनम्र बनाता है। हमारे भीतर ज्ञान हमें और तरल करता है ना। जितना हम जानते हैं उतना हम और ज़्यादा विनम्र होते हैं। लेकिन आज के दौर में जिसकी 2 कविताएं भी छप जाती हैं ना, फेसबुक पर भी अगर 100 लाइक आ जाते हैं ना, तो वो गर्दन पे ऐसा टेढ़ा सा बल आता है ना, ये अल्लाह खैर करे, क्या ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर ये कैसा पढ़ना है और ये कैसी कविता हो रही है? मतलब सवाल तो मासूम ही है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था इतने बड़े झूठे हैं और बेबाकी से झूठे हैं। ये सवाल वाकई मासूम नहीं था। ये ना आपका सवाल पिछले सवाल से लिंक्ड है। ये एक लार्जर कल्चरल क्राइसिस है बेसिकली। उस कल्चरल क्राइसिस में आर्ट भी कमोडिटी बन चुका है। आप पोइट्री को भी एक सेलेबल कमोडिटी के तौर पर ही आजकल देखा जा रहा है, और हर कोई सेल्फ मार्केटिंग में भी लगा हुआ है। फाइन। और जो एक कल्चर होता था परस्यूट ऑफ नॉलेज का, वो कम है। शायद आजकल हर कोई सक्सेस के पीछे जा रहा है। हर किसी को फेम चाहिए, हर किसी को कामयाबी चाहिए, हर किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए। पहले लोग मेहनत करते थे, कोई पब्लिशर एक्सेप्ट करता था, लोग रियाज करते थे, कोई कंपनियों का गाना रिकॉर्ड करती थी। आजकल हर कोई यूट्यूब पे अपने आप को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा है। हर कोई अपनी नज़र में एक एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट है। हमको ये समझना चाहिए कि ये इसके पीछे की कौन सी ऐसी विचारधारा है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसने ये कल्चर प्रमोट कर दिया है। तो ये क्राइसिस सिर्फ पोइट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक क्राइसिस बन चुका हुआ है, जिसमें कि हमको शॉर्टकट्स चाहिए, शॉर्टकट्स के थ्रू फेम चाहिए। शायद वो जो एक तपस्या का कॉन्सेप्ट होता था जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन करते थे, जब आप एक मेहनत के थ्रू नॉलेज गेन करते थे तो वो आपको हम्बल करती थी। तब आप दूसरे भी पर्सन से कुछ ग्रहण करने की, कुछ हासिल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपकी शायद ज़िंदगी का एक पर्पस होता था कि मुझे नॉलेज अटेन करनी है। आजकल नॉलेज अटेन करना पर्पस नहीं रहा, शायद इनर ग्रोथ अपना लाइफ का एम नहीं रहा। हमको सक्सेस चाहिए, उसके लिए पोजीशंस चाहिए, उसके लिए अपना प्रोफाइल एनरिच करना है,
प्रोफाइल एनरिच करने के लिए हमको 100 लाइक्स चाहिए। लोग आजकल सीवी में लिखते हैं कि मेरे ये पोस्ट है और मेरे को इतने लाइक्स चाहिए एंड दैट्स माय अचीवमेंट। सो नहीं आए तो लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो आई थिंक इन सिम्टम्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बजाय वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि पीछे कौन सी ऐसी सोच है जो ये कल्चर प्रमोट कर रही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कविता क्या करती है, वो प्रश्न आपका था। कविता का हम लोग क्या कर देते हैं, वो प्रश्न मेरा है। सबसे पुराना महाकाव्य, 2 महाकाव्यों में से एक काव्य ही है महाभारत। उस महाकाव्य में कहीं नहीं है कि द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन को गिरते देखकर, और बाद में पूरी तरह से यही स्थापित हो गया कि द्रौपदी हंसी और एक स्त्री की हंसी ने महाभारत करवा दिया। तो हम सारी स्त्रियां जिस बात का आक्षेप झेल रहे हैं वो घटना हुई ही नहीं थी। कविता कहती है कि वो नहीं हुई थी और स्थापित हो गया कि वो हुई थी। तो इस पर कुछ आई थिंक कि जब शुरुआती बात हमने की थी कि डिकोडिंग का मसला क्या है, कविता को पढ़ना, क्या शब्द शब्द समझना, अर्थ में है क्या कविता, या भाव में है, या उसकी जर्नी में है। महाभारत तो सुई की नोक बराबर ज़मीन पे हुआ था, और ये तो वर्जन्स हैं कि भाई उसके कारण हुआ। स्त्री को फिर स्त्रियों को आरोपित किया जाता है गलत ढंग से। ऐसी परंपरा भारतीय समाजों में या प्राचीन समाजों में रही है। स्त्री की जो भी उनको आक्षेप झेलने पड़े हैं, महाकाव्यों में भी झेलने पड़े हैं। लेकिन महाभारत होने का कारण अब स्त्री है या नहीं, ये तो समालोचकों की बात है। और आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है। और क्या क्या किया जाएगा। आप किस ढंग से, किस नज़रिए से इसको देखते हैं, उस पे ये निर्भर करता है। और इसीलिए महाकाव्य क्यों है, हम आप नहीं रहेंगे तब भी महाभारत रहेगा। और आज से 100 बरस बाद भी हो सकता है इसी मल्ला महल में बैठ कर के आपकी जगह कोई दूसरी स्त्री ये सवाल पूछ रही होगी। तो ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। और मैं अगर महाभारत लिखता तो ठीक मैं जवाब दे सकता था आपको, लेकिन मैं उसको फिर भी डिफेंड करता हूँ एक तरह से। कविताओं को थोड़ा सुनते हैं, शाम को कवितामयी बनाते हैं। पहली कविता है छोटी सी, एक मुट्ठी धूल। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता सब जानते हैं कि मुझे चढ़ा देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये कविता जब सुनी तो किसी मित्र ने कहा कि उसकी हालांकि उस कविता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत छोटी कविता है। इस कविता का शीर्षक है रिजेम्बलेंस, उसको लगा होगा उस कविता से, लेकिन ये एकदम ही डिफरेंट कविता है। इसमें उनको देखिए जो कि इस देश की संपत्ति लूट करके और बाहर ले जा रहे हैं जो धनपति। और पहले तो आक्रांता आते थे, अब आक्रांता बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है, हमने भीतर से ही पैदा कर लिए हैं हमारे आक्रांता। वो लूट के गजनी को आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही लूट के बाहर ले जा रहे हैं हमारा सारा कुछ। तो इतने हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो ये एक मुट्ठी धूल सुनिए। बनाना तो धूल बनाना, कोई रत्न नहीं। एक इच्छा है, बनाना तो धूल बनाना, कोई रत्न नहीं। रत्नों के लुटेरे घूमते हैं अहरनिश भारत भूमि पर। रत्नों के लुटेरे घूमते हैं अहरनिश भारत भूमि पर। लुटेरे जब लूटकर भागते हों तो उड़ते हुए उनका पीछा कर सकूं, उनकी आंखों में गिर सकूं। बनाना मुझे मातृभूमि की एक मुट्ठी धूल, एक मुट्ठी धूल। आपको याद होगा कि कोरोना काल में गुड़गांव की एक बच्ची ने साइकिल पे लाद करके 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा ले गई थी। तो ये कविता उसी समय लिखी गई थी, एक गहरी वेदना से। कविता जब कोई घटना घट रही होती है उस समय भी कविता लिखी जा सकती है। जब कोई घटना घट जाती है उसके 100 साल बाद भी उस पर कविता लिखी जा सकती है। तो कई तरीके हैं कविता लिखने के प्रोसेस के। विभाजन पे हो सकता है कि महान उपन्यास भविष्य में लिखा जाए, कई लिखे गए हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। तो उस पे कविता, बस उसका ध्यान रखिएगा। डूब मरो। मैं तुम्हारे तलवों पर जैतून के तेल की मालिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तलवों पर जैतून के तेल की मालिश करना चाहता हूँ।
जिन हाथों से थामा था तुमने साइकिल का हैंडल, मैं उन हाथों को चूमना चाहता हूँ। गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने घायल पिता को कैरियर पर बिठाकर ले जाने वाली स्वर्ण परी, मैं तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साहस देखकर हैरान हूँ। आश्चर्य से खुली हुई हैं मेरी आँखें। मैं उन तमाम 33 कोटि देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प वर्षा। मैं उन तमाम 33 कोटि देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प वर्षा। मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों का आविष्कार क्या आतताइयों, अपराधियों और धन पशुओं के लिए किया गया था? मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों का आविष्कार क्या आतताइयों, अपराधियों और धन पशुओं के लिए किया गया था? इस महामारी में तुमने अपने चपल पाँवों से 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर 7 दिनों तक जो महाकाव्य लिखा है, वह पर्याप्त है इस देश के महाकवियों को शर्मिंदा करने के लिए। डूब मरो शासकों, डूब मरो कवियों, डूब मरो महाजनों। ओ साइकिल चलाने वाली मेरी बेटी, मैं तुम्हें अंतस्थल से प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अंतस्थल से प्यार। दो छोटी छोटी नज़में। पीला चांद, ये मैं कविता की बात कर रहा था। शुक्रिया। पीला चांद दिन भर धूप में चलता, लड़खड़ाता, गिरता, गिरकर उठता, फिर चलता। दिन भर धूप में चलता, लड़खड़ाता, गिरता, गिरकर उठता, फिर चलता। बड़ी मुश्किल से अपना जर्द सा चेहरा लिए पहाड़ी के ऊपर पहुंचा है चांद। अरे कोई रोको, कहीं पहाड़ी से कूदकर खुदकुशी ना कर ले। ये एक नज़्म है जो गुलजार साहब की त्रिवेणी से लेके मैंने उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। इसका उन्वान में अखबार। पहले मैं गुलजार साहब की वो त्रिवेणी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मेरी नज़्म शुरू हो जाएगी। सामने आए मेरे, देखा मुझे, बात भी की, मुस्कुराए भी पुरानी किसी पहचान की खातिर। सामने आए मेरे, देखा मुझे, बात भी की, मुस्कुराए भी पुरानी किसी पहचान की खातिर। कल का अखबार था, बस देख लिया, रख भी दिया। और अब आगे नज़्म शुरू होती है और आगे चलती है वो। अखबार वहीं पड़ा रहा, अपने आप में बीते कल की खबरें समेटे हुए। बेजान कागज़ में बंद थी कई जिंदा कहानियाँ, जो हवाओं के साथ फड़फड़ाती थी और उम्मीद करती थी कि कोई आए और उन्हें छुए हाथों से, नज़रों से। तो शायद हाथों की नरमी, नज़रों के बोसों की गर्मी जान फूंक सके उनमें। सांस लेने लगे, दिल धड़कने लगे, जिंदा हो उठे शायद। कागज़ को इंसान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आज से 4 साल पहले मेरा ये संग्रह आया था, ऋतुरैण। तो हमारे सारे स्थानीय मित्र जानते होंगे, एक लोकगीत होता है। जो कुछ मैं बोल रहा था वही कुछ इसमें भी बोलने वाला हूँ। अहाते की धूप सूखने से बचाई, शरद के रहते रहते हेमंत और शिशिर में खिलने दहकने को फूलों की कितनी क्यारियाँ लगाईं। झड़ चुके पत्ते जो अपने ही पेड़ की जड़ों के पास पड़े, फूटने वाली कोपलों की खातिर खाद बनने को हैं, उन्हें सहलाने दुलारने को मिट्टी में कितनी बार हाथ लगाया। वह जो गंध उठती है विकट जैविक, गलते सड़ते हुए पत्तों से ढकी धरती पर प्यारी है कि नहीं। विचार से भरा जीवन अब भी एक जैविक गंध है कि नहीं। पता है
धान को विदा कह रहे खेत अब गेहूं के इंतजार में हैं। हत्याएं होती रहीं तुम कितना मरे, ऐसे तो पेड़ भी नहीं कटते जैसे काटे गए मनुष्य तुम कितना कटे। क्षीण होती नदियों ने खोल दी अपनी देह, पानी के नीचे वहाँ छुपे जलचरों के अंडों से निकला नया जीवन अब बचे हुए पानी में उपस्थित है। बहते पानी में झांकने की आदत कितनी बची तुम में। तुम्हारे लिए विचार अब भी बहते पानी में जीवन देखने खोजने की आदत है कि नहीं। और नदियां जो बहती हैं मनुष्य देह के भीतर, उनमें रेता बजरी के अलावा कुछ और खोज सकते हो। खुद को कितना खोज सकते हो। कितनी सरल है साहित्य में हिंसा, कितना जटिल है समाज में प्रतिरोध। जैसे धूप बाहर है, जैसे फूल बाहर है, जैसे पेड़ बाहर हैं, पत्ते बाहर हैं, जैसे खेत बाहर हैं, जैसे बाहर हैं नदियों के प्रवाह, जैसे जलचर बाहर हैं, जैसे हत्याएं और हत्यारे बाहर हैं। नहीं, हत्याएं और हत्यारे बाहर नहीं, कोई उपमा कोई उत्प्रेक्षा बाहर नहीं। श्लेष तो खैर चिपका ही रहा जीवन से। यमक में जो अनुप्रास समझाया जा रहा है, बेशर्मो उसे समझने से इनकार नहीं करोगे या ठान लिया है केवल कविता के ही कोठार भरोगे। एक ही कविता मैं भी सुनाऊंगी, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत ज़रूरी लग रहा है इस कविता को पढ़ना। आज जितनी भी बातचीत हुई है काफ़ी लोगों ने हो सकता सुनी भी हो, लेकिन इसी को चुन रही हूँ। ओ अच्छी लड़कियों, ओ अच्छी लड़कियों, तुम मुस्कुराहटों में सहेज देती हो दुख, ओढ़ लेती हो चुप्पी की चुनर। जब बोलना चाहती हो दिल से तो बांध लेती हो बदकही की पाजेब। नाचती फिरती हो अपनी ही ख्वाहिशों पर और भर उठती हो संतोष से कि खुश हैं लोग तुमसे, ओ अच्छी लड़कियों, तुम अपने ही कंधों पर ढोना जानती हो अपने अरमानों की लाश। तुम्हें आते हैं हुनर अपनी देह को सजाने के, निभाने आते हैं रीति रिवाज। जानती हो कि तेज चलने वाली और खुलकर हंसने वाली लड़कियों को ज़माना अच्छा नहीं कहता। तुम जानती हो कि तुम्हारे अच्छे होने पर टिका है इस समाज का अच्छा होना। ओ अच्छी लड़कियों, तुम देखती हो सपने में कोई राजकुमार जो आएगा और ले जाएगा किसी महल में, जो देगा ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ। संभालोगी उसका घर परिवार, उसकी खुशियों पर निसार दोगी ज़िंदगी। बच्चों की खिलखिलाहटों में सार्थकता होगी जीवन की और चाह सुहागन मरने की। ओ अच्छी लड़कियों, तुम थक नहीं गई क्या अच्छे होने की सलीब ढोते ढोते। सुनो, उतार दो अपने सर से अच्छे होने का बोझ, लहराओ ना आसमान तक अपना आंचल। हंसो इतनी तेज कि धरती का कोना कोना उस हंसी में भीग जाए। उतार दो रस्मो रिवाज के जेवर और मुक्त होकर देखो संसारों की भारी भरकम ओढ़नी से। और मुक्त होकर देखो संस्कारों की भारी भरकम ओढ़नी से। अपनी ख्वाहिशों को गले से लगा कर रो लो जी भर के। आँखों में समेट लो सारे ख्वाब जो डर से देखे नहीं तुमने अब तक। ओ अच्छी लड़कियों, अब किसी का नहीं, संभालो सिर्फ अपना मान। बेलगाम नाचने दो अपनी ख्वाहिशों को और फूंक मारकर उड़ा दो सीने में पलते सदियों पुरानी दुख को। पहन के देखो ना लोगों की नाराज़गी का ताज एक बार और फोड़ दो अच्छे होने का ठीकरा। ओ अच्छी लड़कियों, ओ अच्छी लड़कियों। शुक्रिया।